बहुत समय पहले ध्यानचंद्र नाम का एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बड़ा बेटा किशोर बहुत चालू, जबकि छोटा बेटा बाके बहुत ही सीधा साधा था। बेटा किशोर, अरे बेटा बाके, यहाँ पे आओ। तुम दोनों को आज ही शहर जाना होगा। क्या है कि हमारी फसल सूख रही है, उसके लिए खाद की जरूरत है और अच्छा खाद शहर से ही मिलेगा। शहर जाने में बहुत समय खराब होता है बापूजी। मेरे हिसाब से आप बाके को शहर भेज दीजिए, यहाँ मैं खेतों का ध्यान रख लूंगा। बाके, क्या तुम अकेले जा पाओगे? अब भैया कह रहे हैं तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ और सुरभि को भी साथ ले जाता हूँ। उसका बहुत मन है शहर घूमने का, तो हम 1-2 दिन में लौट आएंगे। इतना कहकर बाके अपनी पत्नी सुरभि को लेकर शहर चला जाता है। इधर उसके जाते ही ध्यानचंद्र की तबीयत बिगड़ जाती है। बेटा किशोर, जल्दी से जाओ और मुखिया जी को लेके आओ। किशोर भागा भागा जाता है और मुखिया जी को साथ ले आता है। ध्यानचंद, क्या हुआ भाई? मुखिया जी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं और ज्यादा दिन चल पाऊंगा, इसलिए आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरे सभी खेत, मेरा घर और वो झोपड़ी मेरे दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी जाए, ताकि ये आपस में ना झगड़े। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। इसके 1 दिन बाद ही ध्यानचंद्र की मौत हो जाती है। बाकी और सुरभि अभी भी शहर में थे, इसलिए किशोर और उसकी पत्नी ललिता गांव वालों के साथ मिलकर ध्यानचंद्र का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ए सुनो, हाँ, देखो बापूजी तो चले गए, बाकी वैसे ही घन चक्कर है, तो तुम अभी मुखिया जी के पास जाओ और सारा कुछ अपने नाम करवा लो। सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा था। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। अरे भाई किशोर, क्या हुआ? बाके आ गया क्या? नहीं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मुखिया जी, बात ऐसी है कि देखो, बाबूजी तो अब रहे नहीं, बाके भी इस जमीन जायदाद का क्या ही करेगा। इसलिए जब वो आए तो आप बस उससे इतना कहना कि गांव के पीछे वो टूटी फूटी झोपड़ी और जो बंजर जमीन है ना, वो बापूजी बाके के नाम करके गए हैं, जबकि बाकी सब किशोर यानी कि मेरे नाम पे कर गए थे। अरे ये तो गलत है, बाके के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे मुखिया जी, इसमें आप ही का फायदा है। अगर आपने बाके से ऐसा कहा तो हम हर महीने खेती से होने वाले मुनाफे का 15% हिस्सा आपको देंगे। ये सुनते ही मुखिया लालच में आ जाता है। अगले ही दिन बाके और सुरभि शहर से लौटते हैं और ध्यानचंद्र के बारे में सुनकर बहुत दुखी होते हैं। इतने में किशोर मुखिया जी को घर लेकर पहुंच जाता है। भाई बाके, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मरने से पहले ध्यानचंद्र ने वो गांव के पीछे झोपड़ी और जो जमीन है ना, वो तुम्हारे नाम की थी और बाकी सब किशोर का है। लेकिन बाबूजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जमीन तो किसी भी काम की नहीं है। अब हो या ना हो, मुखिया जी क्या झूठ बोल रहे हैं? अब ऐसा करो, अपना तान तोबड़ा उठाओ और चलो अपने घर में जाओ। ललिता दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। बाके जब झोपड़ी में पहुंचता है तो देखता है कि वो पूरी तरह से टूटी फूटी थी। हम यहाँ कैसे रहेंगे जी? पता नहीं, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही बाके उस बंजर जमीन पर खेती करने के लिए जाता है। सुबह से दोपहर हो गई जमीन को जोतते जोतते, लेकिन इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। अब मैं और सुरभि अपना पेट कैसे भरेंगे भला? अरे मेरे भाई, क्या हुआ? इस बंजर जमीन पर अपनी बाजुओं को काम पर मत लगा। अरे इससे तो अच्छा है कि कहीं मजदूरी कर ले। अपने ही भाई के मुंह से निकले ये कटु शब्द बाके को दुखी कर जाते हैं। ना जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी जो बाबूजी मेरे साथ ऐसा करके गए। मुझे ये बंजर जमीन दे गए। बेचारी सुरभि घर पर भूखी होगी, मुझे उसके लिए कुछ तो खाने के लिए लेके जाना ही होगा। पर कैसे? ऐसा करता हूँ, आस पड़ोस के लोगों से कुछ मांग लेता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। बाकी ये सोचकर गांव की तरफ बढ़ता है। इतने में उसे जमीन पर कुछ फल और एक लाल रंग की छोटी सी पोटली बिखरी हुई नजर आती है। अरे ये क्या? इतने सारे फल, खट्टे मीठे अंगूर और ये लाल पोटली, इसमें तो किसी तरह के बीज हैं। पर ये सब है किसका? अरे कोई है? अरे क्या कोई यहाँ पे है? ये किसकी टोकरी है? किसके फल है ये? बाकी के लाख पूछने पर भी कोई आवाज नहीं देता और वो ये सब लेकर अपने घर चला जाता है। अरे वाह, इतने सारे फल, और इस पोटली में क्या है? ये बीज है, मुझे सुबह याद दिलाना, इन्हें अपनी जमीन में लगा दूंगा। शायद ऊपर वाले के करम से हमारी बंजर जमीन हरी भरी हो जाए।
दोनों रात को वही फल खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह बाके उन्हीं बीजों को अपने खेत में लगा देता है। अगले ही दिन उसके खेत में एक बड़ा सा अंगूर का पेड़ खड़ा हो जाता है जिस पर अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। अरे ये क्या, सिर्फ एक ही दिन में इतना बड़ा पेड़? पर ये चमत्कार कैसे हुआ? बाके पूरी बात सुरभि को बताता है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। अब आप एक काम कीजिए, इन अंगूरों को बाजार में बेचना शुरू कर दीजिए। हाँ, तुम सही कहती हो। बाके तुरंत अंगूर का गुच्छा तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, पर इतने में नीचे से आवाज आती है। बाके रुको, पहले मेरी बात सुनो। हाँ? कौन बोला? जमीन पर पड़ा ये छोटा सा अंगूर। अरे क्या मजाक करती हो? वो बिल्कुल ठीक कह रही है बाके, मैं ही बोला। और अभी तुम्हें इन अंगूरों को तोड़ना नहीं है। हर दिन एक अंगूर खुद ब खुद जमीन पर गिरेगा। तुम्हें बस उसे उठाना है और उसके अंदर के सुनहरे बीजों को बेचना है। अगर तुमने खुद से अंगूर तोड़े या लालच किया तो याद रखना, तुम्हारी बंजर जमीन एक बार फिर से बंजर हो जाएगी। बाके तुरंत जमीन पर गिरे उस अंगूर को उठाता है और उसके अंदर से मिले सुनहरे बीजों को बेचकर घर की मरम्मत करता है। देखते ही देखते उसके पास इतने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं कि वो एक अच्छा सा घर खरीद लेता है। अब मैं गांव में ही कुछ जमीन खरीदने वाला हूँ ताकि हम और अंगूर की खेती कर सकें। फिर हम अंगूरों को बेचना भी शुरू करेंगे और मेहनत करेंगे। आप सही कह रहे हैं। ईश्वर ने भले हमारी मदद की है, लेकिन मेहनत तो हमें करनी ही चाहिए। बाकी जल्दी ही गांव में जमीन खरीद लेता है और अंगूरों की खेती करता है। उसका बगीचा पूरे गांव में सबसे बड़ा था। एक तरफ उसे जादुई अंगूर मदद कर रहे थे, तो वही दूसरी ओर बाके ने खुद अपनी मेहनत से भी पैसे कमाने शुरू कर दिए।